नमस्कार। इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम सीधे उन ग्राउंड रिपोर्ट्स और क्लेम्स को अनपैक करने वाले हैं जो हाल ही में बंगाल में इलेक्शन के बाद हुई मैसिव हिंसा के बारे में सामने आए हैं। और हाँ, इस पूरे एनालिसिस को हम आपके लिए 8K वीडियो क्वालिटी में प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि स्क्रीन पर आने वाला हर फैक्ट, हर डिटेल आपके सामने एकदम क्रिस्प और क्रिस्टल क्लियर रहे। देखिए, हमारा मकसद यहाँ किसी एक पार्टी का पक्ष लेना बिल्कुल नहीं है, बल्कि उन तेजी से बढ़ते हुए दावों को समझना है जो डायरेक्ट ग्राउंड जीरो से आ रहे हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के फैक्ट्स पर आते हैं। ओके, तो आज के हमारी इस चर्चा का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह रहेगा। पहला, राजनीतिक हिंसा। दूसरा, टीएमसी नेताओं पर कथित हमले। तीसरा, सुरक्षा बलों की भूमिका। चौथा, तानिया बागची की ग्राउंड रिपोर्ट। और आखिर में देखेंगे कि आगे क्या होता है। चलिए डाइव इन करते हैं। तो सबसे पहले हिस्से पर नजर डालते हैं। बंगाल में पॉलिटिकल वायलेंस, यानी आगजनी और तोड़फोड़ के दावे। अब जरा स्थिति को समझिए। सोर्स के अनुसार ग्राउंड पर एक बिल्कुल उलट स्थिति, यानी कंप्लीटली एक रोल रिवर्सल देखने को मिल रहा है। मतलब 2021 के इलेक्शंस याद हैं? तब बीजेपी ने टीएमसी पर ओपनली राजनीतिक हिंसा और पार्टी ऑफिसेज पर कब्जा करने के आरोप लगाए थे, राइट? और अब इन नए रिपोर्ट्स के हिसाब से पूरी स्थिति पलट चुकी है। अब टीएमसी कंटिन्यूसली आरोप लगा रही है कि बीजेपी व्यापक रूप से वायलेंस और तोड़फोड़ कर रही है। ये कंपैरिजन साफ दिखाता है कि बंगाल की पॉलिटिक्स में आरोप प्रत्यारोप का ये पैटर्न कितना कॉम्प्लिकेटेड और पुराना है। तो आखिर ये अनरेस्ट जमीन पर दिख कैसा रहा है? रिपोर्ट्स बताती हैं कि इलेक्शन रिजल्ट्स आने के बाद वाली रात से ही ये सब शुरू हो गया था। दावा है कि टीएमसी के ऑफिसेज और छोटे लोकल सांस्कृतिक क्लब्स में हेवी तोड़फोड़ की जा रही है। कोलकाता जैसे बड़े शहर में भी आगजनी और पथराव की रिपोर्ट्स हैं। यहां तक बताया गया है कि ऑफिसेज के ताले तोड़कर वहां सामान बाहर फेंक दिया गया और बीजेपी के झंडे लगाकर उन्हें नया पार्टी ऑफिस डिक्लेयर कर दिया गया। इसके अलावा पार्टी वर्कर्स और कैंडिडेट्स के साथ फिजिकली धक्का-मुक्की होने के दावे भी सामने आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, टीएमसी नेताओं पर कथित हमले और टारगेटेड हैरेसमेंट। देखिए, सोर्सेज यहां कुछ बेहद स्पेसिफिक और हाईली चार्ज्ड इंसिडेंट्स का जिक्र करते हैं। कहा जा रहा है कि टीएमसी नेताओं को प्रॉपर्ली टारगेट करके उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। एक दावा यह है कि एक आदमी को साड़ी पहनाकर चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी की नकल की गई, उनका जुलूस निकाला गया और उपहास उड़ाया गया। साथ ही ऐसे वीडियोस होने की भी बात कही गई है जहां टीएमसी नेताओं को घेर कर उन पर टॉन्ट कसते हुए जय श्री राम के नारे लगाए गए। सोर्स इसको डायरेक्टली नारी शक्ति वंदना के कॉन्ट्रास्ट में देखता है। ये सभी बेहद सेंसिटिव क्लेम्स हैं जिन्हें हम स्ट्रिक्टली रिपोर्टेड फैक्ट्स के बेस पर एनालाइज कर रहे हैं। इसी नैरेटिव में एक और बहुत चौंकाने वाला दावा डायरेक्टली चीफ मिनिस्टर से जुड़ा है। जरा इस सीक्वेंस को देखिए। शाम 6:30 बजे ममता बनर्जी काउंटिंग सेंटर पहुंचती हैं, क्योंकि काउंटिंग अचानक रोके हुई थी। करीब 2.5-3 घंटे बाद जब वो रात 9 बजे बाहर निकलती हैं, तब वहां भारी पुलिस फोर्स तैनात थी। लेकिन रिपोर्ट कहती है कि उसी वक्त जब वो बाहर आईं तो कथित तौर पर सीआरपीएफ पर्सनल द्वारा उनके साथ धक्का मुक्की की गई। और इसमें सबसे बड़ा आरोप क्या है? ये बताया गया कि इस पूरे दौरान वहां के सीसीटीवी कैमरास अलेजेडली बंद थे। सोचिए, ये दावा अपने आप में ही कितना सीरियस है। तीसरा हिस्सा, सुरक्षा बलों की भूमिका, यानी इंस्टीट्यूशंस पर उठते हुए बड़े सवाल। अब जरा इस आंकड़े पे ध्यान दीजिए, 2.5 लाख। रिपोर्ट्स के मुताबिक चुनाव और उसके ठीक बाद कानून व्यवस्था संभालने के लिए राज्य में सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के करीब 2.5 लाख जवान तैनात थे। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये पूरी एक मैसिव सेना के बराबर फोर्स है जिसे राज्य के छप्पे छप्पे पर मौजूद होना चाहिए था। और यहीं पर सोर्स एक बेहद चुभता हुआ और अहम सवाल उठाता है। जब ग्राउंड पर लिटरली 2.5 लाख सुरक्षा बल मौजूद थे, तो फिर ऐसी इंस्टीट्यूशनल इनएक्शन की रिपोर्ट्स क्यों आ रही हैं? ऐसी हिंसा और आगजनी के दौरान क्या ये फोर्सेस खामोश दर्शक बनी रहीं या वो गायब थीं? ये सवाल सीधे तौर पर इंस्टीट्यूशंस की प्रभावशीलता और उनकी नीयत पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा देता है। और टेक्निकल डिटेल्स देखिए, जुरिस्डिक्शन का मुद्दा यहाँ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। रिपोर्ट सीधे तौर पर इलेक्शन कमीशन और लोकल पुलिस को घेरे में लेती है। क्यों? क्योंकि नियमों के हिसाब से जब तक नई सरकार शपथ नहीं ले लेती, तब तक स्टेट का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, जिसमें चीफ सेक्रेटरी से लेकर डीजीपी और डीएम शामिल हैं, चुनाव आयोग के ही हाथ में होता है। सोर्स कंप्लीटली ईसी को ब्लेम करता है कि वो इस ऑनगोइंग वायलेंस को रोकने में एलिजिडली विफल रहे हैं और हालात संभालने के लिए कुछ नहीं किया गया। चलिए आगे देखते हैं चौथा हिस्सा, जर्नलिस्ट तान्या बागची की एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्ट।
लोकल कॉन्टेक्स्ट के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिए, कोलकाता बेस्ड पत्रकार तानिया बागची ने एक लाइव ट्रांसमिशन के दौरान क्या कहा। उन्होंने डायरेक्टली दावा किया, पैरामिलिट्री फोर्सेस सड़कों पर कहीं नजर नहीं आ रही हैं और मेरे घर के ठीक बाहर बिलिये घाटा में हिंसा हो रही है। उनका कहना था कि शायद रिजल्ट्स आते ही फोर्सेस आराम पर चली गई, क्योंकि जब उन्होंने मॉर्निंग में शहर देखा तो पुलिस का भी कोई नामो निशान नहीं था। ये स्टेटमेंट काफी इंपैक्टफुल है, क्योंकि ये डायरेक्ट ग्राउंड जीरो से आ रहा है और ये उस नैरेटिव को बैक करता है कि जमीन पर सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल कोलैप्स्ड थी। और ध्यान देने वाली बात है कि ये वायलेंस किसी एक पॉकेट तक लिमिटेड नहीं थी। बागची और दूसरे सोर्सेज ने हाईलाइट किया कि ये अनरेस्ट कहां-कहां तक फैली। कोलकाता के अंदर ही टॉलीगंज, कस्बा और बेलिया घाटा, और शहर के बाहर निकलें तो अलीपुरद्वार, कूच बिहार, मुर्शिदाबाद, नॉर्थ और साउथ 24 परगनाज और यहां तक कि डायमंड हार्बर से भी लगातार अनरेस्ट की खबरें हैं। ये सारी डिटेल्स अलेजिडली इस वायलेंस के मैसिव ज्योग्राफिकल स्प्रेड को शो करती हैं। अब जरा अरेस्ट का ये पैटर्न देखिए। ये रिपोर्टर द्वारा दिया गया एक और बड़ा शॉकिंग दावा है। रिपोर्ट हाईलाइट करती है कि अरेस्ट्स में एक ह्यूज डिस्पैरिटी देखी गई है। एक तरफ टीएमसी से जुड़े लीडर्स को पिछले केसेस के आधार पर अर्जेंटली गिरफ्तार किया जा रहा है, जैसे कि फल्टा के कैंडिडेट का एग्जाम्पल सामने आया। पर दूसरी तरफ उस जर्नलिस्ट की इन्फॉर्मेशन के अनुसार इस पूरी करंट हिंसा में शामिल किसी भी बीजेपी वर्कर या कैंडिडेट का एक भी अरेस्ट रिपोर्ट नहीं हुआ है, जीरो। अगर ये सच है तो ये इंस्टीट्यूशंस की निष्पक्षता पर बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। तो आते हैं पांचवें और आखिरी हिस्से पर, आगे क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी और स्थिरता। इन सारी रिपोर्ट्स और सोर्सेस को डीपली एनालाइज करने के बाद एक बेहद सीरियस और डिस्टर्बिंग सवाल सामने आता है। क्या ये सारे कथित इंसिडेंट्स किसी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल स्कीम का हिस्सा है? और उस रीजन में जहां ग्राउंड पर इतना सब कुछ चल रहा है, वहां फाइनली एक निष्पक्ष लॉ एंड ऑर्डर दोबारा रिस्टोर करने के लिए आखिर क्या कदम उठाने होंगे? जैसा मैंने शुरू में कहा, हम किसी की तरफ नहीं झुक रहे हैं, पर इलेक्शन के बाद हिंसा का ये लगातार पैटर्न और सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस की रिपोर्टेड चुप्पी, ये किसी भी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के लिए एक बहुत गहन विश्लेषण का विषय है। आगे चलकर यही तय करेगा कि एक्चुअल अकाउंटेबिलिटी आखिर फिक्स कैसे होती है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल रियलिटीज को एग्जैक्टली समझने के लिए ऐसी ही फैक्चुअल ग्राउंड रिपोर्ट्स को क्लोजली मॉनिटर करना बहुत जरूरी है।